हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th फिजिक्स का तीसरा अध्याय जो है गुरुत्वाकर्षण, जिसका यह दूसरा वीडियो है। तो इससे पहले आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई आप पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको प्लेलिस्ट नहीं पता तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहां से भी अपने सभी टॉपिक को आप सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने वाले हैं उसको हम देख लेते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया है सबसे पहले कि हम देखेंगे सबसे पहले कि प्रणोद किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। उसके बाद दाब किसे कहते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तीसरा आता है तरल, तरल क्या होता है इसको हम जानेंगे। उत्प्लावन बल क्या होता है इसके बारे में भी। उसके बाद हमारा पांचवा टॉपिक आता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और जो आर्किमिडीज का सिद्धांत है इसकी उपयोग क्या है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा छठा टॉपिक आता है कि घनत्व किसे कहते हैं, डेंसिटी जो होता है वो क्या होता है इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा अंतिम टॉपिक होगा कि आपेक्षीय घनत्व किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यदि 40 से 45 मिनट यदि आप बने रहें तो बहुत ही आसानी तरीके से आपको सभी का डेफिनेशन सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रणोद। तो प्रणोद किसे कहते हैं, तो देखिए प्रणोद का हम बहुत ही आसानी तरीके से डेफिनेशन कर सकते हैं। इसमें यह बताया जाता है कि किसी वस्तु के ऊपर और उसके सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। समझ में नहीं आया, फिगर से हम समझते हैं। ये मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ध्यान से समझेंगे, प्रैक्टिकली रूप में मैं आपको फिगर से आपको समझा रहा हूं। ये मान लेते हैं कोई वस्तु है, तो ये सभी क्या है, ये जो है ऊपर वाला, तो ये क्या है, इस वस्तु का सतह है। तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर, ये देख रहे हैं ऊपर का भाग है, तो हम कह रहे हैं किसी वस्तु के ऊपर और ये सतह है ना, तो सतह के लंबवत लगने वाले बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि कोई भी वस्तु है तो किसी वस्तु के ऊपर और ये ऊपर की जो सतह है इसके लंबवत जो बल लगेगा उस बल को ही हम प्रणोद कहेंगे। मतलब इससे हमें स्पष्ट क्या होता है कि प्रणोद जो होता है वो भी एक प्रकार का बल ही है। तो हम एक बार और आपको डेफिनेशन में बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिए और इसे अपने नोट्स में लिखिए या रफ की कॉपी में ही लिखिए। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे किसी वस्तु के ऊपर तथा सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे किसी वस्तु के ऊपर तथा सतह के लंबवत लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है प्रणोद का परिभाषा। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो अब हम आगे अपने सभी टॉपिक को देखेंगे। इससे पहले आपको इसका एक फॉर्मूला याद रखना है कि प्रणोद बराबर होता है दाब बटे, क्या होता है, दाब इंटू क्षेत्रफल। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है कि प्रणोद बराबर होता है दाब इंटू क्षेत्रफल। अब आता है इसमें कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना चाहिए, जो है कि इसका मात्रक क्या होता है, प्रणोद का मात्रक क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कोई भी टीचर हो या कोई भी व्यक्ति हो वो आपसे मात्रक पूछ लेते हैं। तो आपको याद रखना है कि इसका मात्रक हो जाएगा पास्कल प्रति मीटर स्क्वायर। इसको आपको याद रखना है, सॉरी प्रति नहीं होगा, यहाँ पे इंटू होगा। ठीक है,
पास्कल इंटू मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो जाएगा? तो ये प्रणोद का मात्रक हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने आगे के टॉपिक को देख लेते हैं। तो इसका आगे का हमारा टॉपिक है, दूसरे में हम देखेंगे कि दाब किसे कहते हैं, जो प्रेशर होता है ये क्या होता है। तो देखिए प्रेशर का भी बहुत ही आसान तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो इसका डेफिनेशन हम इसके फॉर्मूले से करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हमें पता है कि दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ये दाब का फॉर्मूला है। तो याद रखेंगे दाब का दो फॉर्मूला होता है और दोनों तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो पहले फॉर्मूले से हम पहला डेफिनेशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दाब बराबर है बल बटे क्षेत्रफल। तो देखिए ये कोई वस्तु है, ध्यान से समझेंगे, ये कोई वस्तु है। तो इस वस्तु पर मान लेते हैं ये कोई वस्तु है। तो इस वस्तु पर मान लेते हैं कोई बल लग रहा है, ठीक है, बल मतलब F, फोर्स लग रहा है। और इस वस्तु का क्षेत्रफल कुछ ना कुछ एरिया होगा, कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब ये जो क्षेत्रफल है उसको हम इकाई ले लेते हैं। क्षेत्रफल को यदि हम इकाई ले लें, ठीक है, यदि क्षेत्रफल को इसका मान यदि हम 1 ले लें तो जो दाब होगा वो बल के बराबर हो जाएगा। तब जो दाब होगा ना, तब जाकर जो दाब होगा वो क्या हो जाएगा? बल के इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी कि मतलब इसका मान यदि 1 हो जाएगा तो जो बल होगा वो दाब के बराबर हो जाएगा। तो हम यहीं से डेफिनेशन करेंगे कि इकाई क्षेत्रफल वाले वस्तु पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। समझ में आया? कोई इकाई क्षेत्रफल वाला वस्तु है तो हम यही कहेंगे कि इकाई क्षेत्रफल वाले वस्तु पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले लिख दे रहा हूँ। आप लिखेंगे कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। यहाँ पर प्रणोद नहीं, दाब कहते हैं ना, थोड़ा सा दाब, ठीक है, प्रेशर कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जो होता है, लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। अब आता है कि यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आपके पास दूसरा डेफिनेशन भी है। आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। समझ में आ गया? कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु पर कोई बल लग रहा होगा, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो दोनों में से आपको जो डेफिनेशन समझ में आए उसको लिख लीजिए। दूसरा एक और इसका फॉर्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला कि दाब बराबर होता है प्रणोद बटे क्षेत्रफल। ये दूसरा भी डेफिनेशन होता है, ये दूसरा फॉर्मूला भी है। यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पर, मतलब हम कह सकते हैं कि एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रणोद को या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। तो इसको बहुत तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं, बट हाँ आपको डेफिनेशन करना आना चाहिए कि किस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, नीचे यदि क्षेत्रफल है तो उसको इकाई ले लेते हैं। ठीक है, तो इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। या आप सिंपल वे में कहें कि किसी वस्तु पर उत्पन्न प्रणोद तथा उस वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को प्रणोद कहते दाब कहते हैं। तो आपको परिभाषा करने आना चाहिए। परिभाषा बहुत तरीके से हम कर सकते हैं किसी भी चीज को, कोई भी भौतिक राशि हो। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि कोई स्टूडेंट ये परिभाषा कह रहा है, कोई स्टूडेंट दूसरा परिभाषा कह रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है। इसका मतलब यह है कि बहुत तरीके से परिभाषा दिया जा सकता है। बस हाँ आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसका डेफिनेशन ये भी होता है। अब इसका डेफिनेशन हम 4 तरीके से कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको आना चाहिए। अगर आप सीक्वेंस में एक एक करके हमारी वीडियो को देखेंगे तो आपको डेफिनेशन करने भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको कभी भी डेफिनेशन रटना ना पड़े, उसको समझ कर याद करें। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज इसको जो डेफिनेशन है ये लिख लीजिएगा, ये 2 फॉर्मूले लिख लीजिएगा, और उसके बाद आपको इसका सबसे पहला 2 इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले इसका मात्रक आपको याद रखना है। तो इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसको याद रखेंगे, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या दूसरा इसका मात्रक होता है पास्कल। ठीक है, तो आपको याद रखना है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहें या आप सीधा पास्कल कह दें, दोनों बात एक ही है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे की जो टॉपिक है उसको हम देखेंगे। ले लिए होंगे, चलिए। तो अब हमारा तीसरा टॉपिक होगा तरल। तो अब आता है कि तरल किसे कहते हैं। तो देखिए, जितनी भी संसार में आप जो भी चीज देख रहे हैं उसमें जो भी लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड मतलब जो भी द्रव अवस्था में है और जो भी गैस अवस्था में है, वो सभी क्या कहलाएंगे? तरल कहलाएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि सभी द्रव और सभी गैसें तरल कहलाती हैं। समझ में आ गया? जितने भी गैस हैं और जितने भी क्या है लिक्विड हैं, तो हम लिख सकते हैं सभी द्रव तथा सभी गैसें क्या कहलाती हैं? तरल कहलाती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सभी जो क्या है द्रव मतलब होता है जैसे कि आपकी जो पानी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, या आप ले सकते हैं कि जो तेल है, जो भी चीज गीला कर दें वो सभी द्रव के अंदर आ जाएंगे। और गैस का मतलब तो आप जानते हैं, वायु में जो भी आते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, अदर जो भी चीज आते हैं वो सभी। तो ये सभी में एक सामान्य गुण होता है कि इसमें बहने का गुण होता है, मतलब फ्लोटिंग करने का। इसमें क्या होता है? फ्लो करने का, ठीक है, इसमें गुण होता है। तो इसको याद रखेंगे, जिसमें भी फ्लो करने का गुण होगा, मतलब बहने का गुण होगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? तरल कहलाएंगे। तो हम इसीलिए कहे हैं कि सभी द्रव और सभी गैसें तरल कहलाती हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। अदरवाइज अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है कि जो उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं। हमारा चौथा जो टॉपिक है उत्प्लावन बल। तो देखिए, उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, इसको भी बहुत तरीके से, मतलब बहुत ही आसानी तरीके से हम डेफिनेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे जो समझाया जाएगा उसको अपने दिमाग में आप सोचिएगा कि हाँ ऐसा हो रहा है, तब आपको समझ में आएगा। तो मान लेते हैं एक बड़ा सा आपने डब्बा ले लिया, ठीक है, एक बड़ा सा आपने क्या ले लिया? डब्बा या बाल्टी आप कह सकते हैं कि एक आपने बड़ा सा डब्बा या बाल्टी ले लिया। अब इसमें आपने क्या किया? इसमें आपने यहाँ तक आपने पूरे पानी को भर दिया। समझिएगा, आपने इस सतह तक, मतलब आपको अगर ऐसे कहूँ तो मतलब इतना आपने क्या किया? इसमें पानी को भर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि इसमें एक वस्तु को आपने क्या किया? डुबाया। इस प्रकार आपने किसी वस्तु को डुबाया। ये कोई क्या है? ये इसमें आपने क्या भर दिया है? आपने पानी को भरा है। पानी मतलब क्या है कि सभी द्रव क्या किस में आ जाएंगे? पानी द्रव ही तो होता है, तो द्रव किस में आएंगे? तरल आ जाएंगे। तो हम कहेंगे इसमें आपने तरल को भरा है, ठीक है, इसमें आपने क्या भरा है? तरल। तो सभी क्या है? इसमें तरल को भर दिया है, और उसके बाद इसमें आपने क्या करा है? इसमें किसी वस्तु को डुबोया है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु को, ये क्या है? कोई वस्तु है। ध्यान से समझेंगे कि यदि कोई वस्तु है उसको आप तरल में डुबा रहे हैं, मतलब पानी में डुबा रहे हैं, तो आप डुबाएंगे तो देखेंगे कि वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव करेगा। मतलब वस्तु को जब किसी भी वस्तु को जब हम तरल में डुबाते हैं तो देखेंगे कि वस्तु का भार के कारण वस्तु डूबेगा, वस्तु पानी के अंदर डूबेगा।
परंतु बाद में उसको क्या होगा, जब डूबेगा तो वस्तु ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करेगा, वस्तु ऊपर की ओर क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। ठीक है, तो उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। जैसे आप बड़े से एक पानी ले लीजिएगा डब्बे में, आप क्या कीजिएगा, कोई भी आपके पास जो क्या है, एक ग्लास ले लीजिएगा या अदर कोई ग्लास के जैसा कोई भी आपके पास है, ठीक है, जग ले लीजिएगा और उसको क्या कीजिएगा, उसको पानी में डुबाएंगे तो देखेंगे आप हाथ से इस तरीके से उसको क्या करेंगे, उसको पुश करके नीचे आप करेंगे तो आप देखेंगे पानी, भले ही वो डब्बा अंदर तो जा रहा है परंतु क्या होगा कि आप देखेंगे कि कुछ बल लग रहा होगा, आपको थोड़ा तेजी से आपको दबाना पड़ेगा तब जाकर अंदर जाएगा। इसका मतलब क्या हो कि ऊपर से भी कोई क्या लग रहा है, मतलब पानी की ओर से भी क्या लग रहा है, कुछ ऊपर की ओर बल लग रहा है इस वस्तु पर। तो जो बल लगता है ना, वही बल उत्प्लावन बल कहते हैं। समझ में आया? तो आप डेफिनेशन क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जब किसी वस्तु को तरल में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार के कारण क्या होता है, तरल में डूबता है, या वस्तु के भार के कारण वह द्रव में डूबता है। आप द्रव कह दें या तरल कह दें, द्रव या तरल मतलब पानी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार के कारण क्या होता है, वो द्रव में डूबता है, परंतु क्या होता है, वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव करता है, वस्तु अपने ऊपर की ओर एक बल का अनुभव करता है और उस बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लिखते हैं। आप क्या लिखेंगे, आप ये लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को जल में डुबाया जाता है तो भार के कारण, वस्तु के मतलब भार के कारण वस्तु द्रव में, द्रव मतलब जल में, ऐसा हम जल ही लिख दे रहे हैं, वस्तु जल में डूबता है तथा उस समय वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव होता है। वस्तु के ऊपर क्या होता है, एक बल का अनुभव होता है। मैं थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, ये फिगर मैंने केवल समझाने के लिए आपको बताया है। वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव करता है तो उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, जब भी किसी वस्तु को हम पानी में डुबाते हैं तो वो भार के कारण वो तो डूबेगा ही, परंतु उसके ऊपर वस्तु का एक अनुभव होगा कि उसके ऊपर क्या लग रहा है, कुछ बल का अनुभव हो रहा है। मतलब तरल के द्वारा उस पर क्या लगाया जा रहा है, कुछ क्या लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जा रहा है। तो उस फोर्स को ही हम क्या कहेंगे कि उत्प्लावन बल कहेंगे। तो आप इसको चाहें, हमने क्या लिखा है, जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो भार के कारण वस्तु जल में डूबता है, परंतु क्या होता है, परंतु उस समय वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव होता है। मतलब या तो आप कह सकते हैं कि उस समय वस्तु के ऊपर एक बल का अनुभव होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं परंतु तरल के द्वारा या जल के द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को हम उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो आप ये लिख लीजिए, या थोड़ा सा सटीक होगा, थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा आपका डेफिनेशन, तो आप चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक छोटा सा डेफिनेशन में चाहता हूँ आपको लिखवाने के लिए, इसलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको मिटका कर और छोटा इसको बना दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि छोटा आसान भी होगा। तो आप लिखेंगे
आप क्या लिखेंगे, जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो भार के कारण वस्तु जल में डूबता है। तो जल के द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। उत्प्लावन बल का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम अपने आगे के टॉपिक को देखेंगे। ले लिए होंगे। तो अब हम देखने वाले हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब हमें आर्किमिडीज के सिद्धांत में क्या बताया गया है, इसको हम ध्यान से समझेंगे। देखिए, इससे पहले अभी हमने उत्प्लावन बल पढ़ा था, तो उसमें जो हमने बताया उसी बल पर ये क्या किया गया है, ये सिद्धांत दिया गया है। तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो आप लिखेंगे इस सिद्धांतों के अनुसार इस सिद्धांतों के अनुसार अब हमें क्या बताया गया, इसको आपको ध्यान से समझना है। देखिए, मैं थोड़ा सा जल्दी में बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आपने सब कुछ समझा हुआ है। अभी हमने बताया था, ये आपने एक क्या किया, एक बड़ा सा आपने डब्बा ले लिया और इसमें हमने कहा था कि आप तरल भर सकते हैं। तरल मतलब आप इसमें लिक्विड भर सकते हैं। मतलब मान लेते हैं इसमें हमने क्या भर दिया है, इसमें हमने जल को भर दिया है। ठीक है, तो हम यही कह रहे हैं कि जब किसी जल में हम किसी वस्तु को डुबाते हैं, ये कोई वस्तु है, अब इस वस्तु को हम इसमें डुबा रहे हैं, तो हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु को हम जल में डुबाते हैं तो इस वस्तु के ऊपर एक बल लगता है। मतलब द्रव के द्वारा, मतलब जल के द्वारा वस्तु पर एक बल लगता है और उस बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। इतना तो हमने समझ लिया। परंतु आर्किमिडीज का सिद्धांत जब दिया गया तो इसमें बताया गया कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के समानुपाती होता है या बराबर होता है। नहीं समझ में आया? देखिए, मान लेते हैं कि ये जो क्या है, आप कोई भी डब्बा लीजिए और उसमें आप लबालब पानी को भर दीजिए। लबालब का मतलब ये होता है, ध्यान से समझेंगे, कि कोई डब्बा है और उसको पूरा ऊपर तक आपने, एक पूरा सतह तक आपने क्या कर दिया, पानी को भर दिया। अब बताइए, जब पूरा तरीके से वो डब्बा भरा होगा पानी से और उसमें कोई वस्तु डालेंगे तो वस्तु जैसे जैसे अंदर जाएगा तो पानी बाहर की ओर नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? बिल्कुल गिरेगा। तो जो क्या किया गया, उन्होंने जो आर्किमिडीज सिद्धांत जी उन्होंने दिया था, उन्होंने क्या लिया था, इस प्रकार एक बड़ा सा डब्बा लिया था। अब इस बड़े से डब्बे में इन्होंने क्या किया था, इस एक छोटे से डब्बे को लिया था और इसमें पूरा लबालब पानी को भरकर इसमें जैसे ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक वस्तु को डुबाया तो देखा कि इस वस्तु पर जो बल लग रहा है, मतलब जल के द्वारा इस वस्तु पर जो बल लग रहा है, उस वस्तु का जो बल है ना, इसमें से कुछ पानी गिर गया होगा। जब वस्तु इसमें डुबाया जा रहा होगा तो ये जो पानी गिरा हुआ है, इस पानी का इन्होंने भार जो निकाला ना, इस पानी का जो भार निकला वो वस्तु पर लगाए गए बल के क्या हुआ, इक्वल हुआ। समझ रहे हैं ना? मतलब जो बल है वो क्या हुआ, वो W के, मतलब जो भार है उसके क्या हुआ, इक्वल हुआ। तब आपको समझ में आ रहा है ना कि इन्होंने कितना दिमाग लगाया था। एक बड़ा सा डब्बा लिया था, उसके अंदर एक छोटा सा डब्बा लिया था, उसके अंदर पूरा लबालब पानी को इस डब्बे में भरकर उसमें जब वस्तु को डुबाया तो जल के द्वारा हम जानते हैं कि इस वस्तु पर एक बल लगेगा। तो इन्होंने कहा कि जो बल लग रहा है वो वस्तु द्वारा हटाया गया, मतलब वस्तु द्वारा विस्थापित जो जल है, जब हमने वस्तु को डुबाया तो वस्तु के कारण ही तो इसमें से कुछ जल बाहर निकला और जो जल बाहर निकला वो इस बड़े से
डब्बे में आ गया और उस डब्बे से उन्होंने क्या किया, पानी को निकालकर उसका भार, उसको तौला तो उसका जो भार निकला वो भार इस बल के बराबर आया। तो यही इस सिद्धांत में हमें बताया गया। तो आशा करते हैं कि आपको सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। मैं चाहता तो आपको तुरंत सिद्धांत लिखकर आपको बता देता, परंतु आपको मैं चाहता था कि पूरा डिटेल में समझ में आए और दिमाग में क्या है, आपको हमेशा रहे कि आपको कोई भी पूछे तो हाँ आपको पता आ जाए कि हाँ डब्बा वाला ही है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे ये तो आपने समझ लिया, परंतु अभी आपसे कह दिया जाए लिखने के लिए तो क्या आप लिखेंगे, तो आप नहीं लिख पाएंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो लिख लेंगे, परंतु लिखने का भी एक तरीका होता है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, या आप ऐसे लिखेंगे कि इस सिद्धांतों के अनुसार जब किसी वस्तु को, ध्यान से समझेंगे, जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो वस्तु के ऊपर, सॉरी आप कहेंगे जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। समझ गए ना, वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के क्या होता है, इक्वल होता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो एक बार और मैं डेफिनेशन बोल रहा हूं, जो भी स्टूडेंट अभी तक नहीं लिखे हैं वो सुनिए और ध्यान से सुनकर अपने रफ में लिखिए, ठीक है, क्योंकि नोट्स बनाना बहुत ही जरूरी है। तो आपको मैं नोट्स में अवेलेबल है, ठीक है, आपको प्रोवाइड भी कराया जा रहा है, बट हाँ आपको लिखने ढंग आना चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में जाएंगे, क्लास 12th में जाएंगे, आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो नोट्स बनाना आपको आना चाहिए। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और नोट्स लिखेंगे। तो आप यही लिखेंगे कि जब किसी वस्तु को, मतलब आप लिखेंगे इस सिद्धांतों के अनुसार जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। तो आशा करते हैं आप लिख लिए होंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। आप लिखेंगे इस सिद्धांतों के अनुसार जब किसी वस्तु को जल में, जल के जगह पर आप द्रव भी लिख सकते हैं या तरल भी आप लिख सकते हैं, जल को, वस्तु को जल में न कहेंगे, जल में डुबोया जाता है तो जल के द्वारा वस्तु के ऊपर लगाया गया बल वस्तु द्वारा विस्थापित जल के भार के बराबर होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आता है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं वो भी आपको बता दे रहा हूँ। आप लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांतों का उपयोग। अब इस सिद्धांत का उपयोग क्या है? तो इस सिद्धांतों का उपयोग बहुत ही सिंपल है कि इस सिद्धांतों के द्वारा हम कोई भी वस्तु है तो उस वस्तु का आपेक्षीय घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब किसी वस्तु के आपेक्षीय घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। मतलब इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु के आपेक्षीय घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं।
ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा इसका उपयोग है कि इसके द्वारा ही क्या किया जाता है, मतलब आर्किमिडीज के सिद्धांतों के द्वारा है जो जलयान होते हैं या जो पनडुब्बी होते हैं उसकी डिजाइन बनाया जाता है। तो आप क्या लिखेंगे कि इस सिद्धांत के द्वारा जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगला एक तीसरा याद रखेंगे कि जो आपका दूध मापी होता है, ठीक है, ये दूध जो मापी होता है जिससे हम दूध को शुद्ध, मतलब दूध शुद्ध है या अशुद्ध है, ठीक है, उसमें कितना पानी मिला गया है, इसको सब कुछ मापने वाला जो दूध मापी होता है, तो उसका उपयोग भी वो जो होता है दूध मापी, वो आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर ही कार्य करता है। तो हम लिख सकते हैं कि यह लिख सकते हैं कि दूध मापी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे के टॉपिक देखेंगे। तो आप ले लीजिए, थोड़ा सा मैं साइड हट रहा हूँ, ले लिए होंगे। अब हम देखेंगे, हमारा छठा टॉपिक होगा कि घनत्व किसे कहते हैं, डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, डेंसिटी का हम परिभाषा, इसका जो क्या होता है फॉर्मूला होता है उससे ही करेंगे। तो डेंसिटी मतलब घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान बटे आयतन होता है घनत्व बराबर। तो हम यहाँ से ही इसका डेफिनेशन कर सकते हैं कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। समझ में आ गया ना, मतलब कोई भी वस्तु है तो उसका द्रव्यमान होगा। तो हम यही कह रहे हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि सबसे इजी हमने डेफिनेशन बताया है। इस प्रकार आप डेफिनेशन को लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, लिखेंगे किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। तो घनत्व का हमने यहाँ पर परिभाषा लिख दिया है, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया है। इसमें एक और आपको पॉइंट्स ऐड आपको कर लेंगे कि इसका मात्रक आपको याद रखना है कि इसका आपको मात्रक होता है केजी, मतलब किलोग्राम प्रति मीटर क्यू। ये आपको याद रखना है, मतलब घनत्व का मात्रक याद रखना है केजी प्रति मीटर क्यू। तो इसको आपको मात्रक याद रखना है। मात्रक क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अगला इसी के संबंध में एक टॉपिक है जो आपको अभी हमने कहा था, आपेक्षीय घनत्व का हमने नाम लिया था, आपेक्षीय घनत्व। जैसे नहीं कहा था कि हमने कहा था ना कि आर्किमिडीज का सिद्धांत के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु का आपेक्षीय घनत्व ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आपेक्षीय घनत्व का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो व्हाट इज अपेक्षीय घनत्व, मतलब आपेक्षीय घनत्व होता क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। तो आपेक्षीय घनत्व का भी फॉर्मूला होता है आपेक्षीय घनत्व का फॉर्मूला होता है जो क्या होता है, पदार्थों के द्रव्यमान और पानी के द्रव्यमान
ठीक है, जो पदार्थों के घनत्व होता है, सॉरी पदार्थों के घनत्व होता है, मैं कह रहा था थोड़ा सा एक, देखिए ये फॉर्मूला होता है अपेक्षीय घनत्व बराबर होता है पदार्थों के घनत्व और जो पानी का घनत्व, इन दोनों के घनत्व का अनुपात जो होता है वही अपेक्षीय घनत्व कहलाता है। तो इसका थोड़ा सा आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। अब यहीं से हम इसका डेफिनेशन कर सकते हैं अपेक्षीय घनत्व का। हम कह सकते हैं कि किसी पदार्थों का घनत्व तथा पानी का घनत्व के अनुपात को अपेक्षीय घनत्व कहते हैं। ये क्या है, अनुपात का ही तो चिन्ह है ना, तो कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए, फॉर्मूले को आपको याद रहेगा तो आप डेफिनेशन बोल सकते हैं। आप कहेंगे कि पदार्थों के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षीय घनत्व कहते हैं। अदरवाइज इसका आपको मात्रक याद रखना है कि इसका मात्रक क्या होता है, नहीं होता है, इसका मात्रक नहीं होता है, क्योंकि डेंसिटी का जो डेंसिटी होता है मतलब घनत्व होता है, इसका मात्रक होता है केजी मीटर क्यूब, और नीचे भी डेंसिटी है तो इसका मात्रक केजी मीटर क्यूब, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये एक मात्रकहीन क्या होता है, राशि होता है, और बीमाहीन भी राशि होता है। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, इसका डेफिनेशन आप लिख लेंगे, तो आशा करते हैं आप लिख लेंगे इसका डेफिनेशन। मैं एक बार और बोल रहा हूँ, आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। लिखेंगे पदार्थों के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात को अपेक्षीय घनत्व कहते हैं। तो आशा करते हैं कि जो भी हमने पॉइंट्स आपको, जो भी हमने टॉपिक को पढ़ाया है वो सभी टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अंत में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वर्ष के लिए पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री का नोट्स चाहिए, पूरा कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करके हमारी टीम से आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का नोट्स भी मांग सकते हैं। वो आपको केवल 39 रुपये में आपको पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री का एक वर्ष के लिए नोट्स आपको दिया जा रहा है। तो आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज मैं सब कुछ यहाँ पर लिखवाता हूँ, तो आपके पास समय हो तो ज़रूर नोट्स बनाइए और फ्री में ही आप यहीं से लिख कर आगे बढ़िए, ठीक है। अदरवाइज यदि आपको क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में पढ़ लीजिए, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो वहां से भी उसकी पढ़ाई आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।